बजट 2024 अंतरिम बजट 4 महीने के लिए, चूंकि उसके बाद चुनाव है, लोकसभा चुनाव, और फिर जुलाई में पूर्ण बजट आएगा। इस बजट को कैसे देख रहे हैं एक्सपर्ट? लोगों की राय तो हम जान ही रहे हैं INS 24/7 पे, जिस तरह से लगातार सभी वर्ग, चाहे आम लोग हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हों, ये सभी जुड़े और अपनी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो होते हैं वो अर्थशास्त्री के होते हैं। राजेंद्र विष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र विष्ट जी आपका। और पहला तो सवाल जाहिर तौर पर यही होगा कि ये रिएक्शन क्या देंगे इस जो बजट स्पीच निर्मला सीतारमण जी ने पढ़ी, उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, आज के बजट की हम बात करेंगे जो एक इंटरिम बजट है। और इंटरिम बजट में आप जानते हैं कि फुल फ्लैश बजट नहीं होता, लेकिन अगर उसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखें तो उसका एक बहुत क्लियर है कि जिस तरह से पिछले जितने भी बजट आए हैं उसको एक डायरेक्शनल बजट इसको कहा जा सकता है। वो एक सप्लीमेंट्री बजट जरूर है, जी। बट लेकिन क्या कह सकते हैं हम उसको कि उसमें किस तरह गवर्नमेंट के आगे आने वाले जो है पांच एक साल बाद, 4 साल बाद, 5 सालों बाद क्या जो है उसका एक रोड मैप होगा, जी। उसको फुलफिल कर रहे हैं। आप ये देखें, जो सबसे बड़ी चीज है वो उन्होंने युवाओं पर, गरीबों पर और महिलाओं पे जो फोकस किया है। जी। इसके अलावा जो है अगर आप ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, रेलवे पे जो बात फोकस की बात करी है वो अपने आप में बहुत एक माइलस्टोन है। जी। मुझे जो लगता है कि बजट इज अ डायरेक्शनल, कि जो हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं जी। उस पर एक जो है क्या उसी रास्ते में बजट बढ़ता हुआ दिखता है। जी बिल्कुल। राजन जी, टैक्स स्लैब को लेके इसलिए उम्मीद थी, हालांकि आपने पहली लाइन में कहा कि ये चूंकि पूर्ण बजट नहीं है इसलिए इंटरिम बजट जिस तरह का होता है, यही बात निर्मला सीतारमण जी ने अपनी शुरुआती स्पीच में कही कि चूंकि इंटरिम है और इसकी परंपरा को मैं जारी रख रही हूँ। 42 बार उन्होंने टैक्स शब्द का अपने 58 मिनट की स्पीच में उपयोग किया। लेकिन टैक्स स्लैब को लेकर जो आम लोगों को उम्मीद थी, चूंकि ये इलेक्शन ईयर भी है, तो वो पूरी नहीं हुई, वो फुलफिल नहीं हुई। क्या उम्मीद की जा सकती थी, हो सकता था? चूंकि क्या क्या हुआ ये तो आपने बताया कि एक लक्ष्य है, और वाकई कहते हैं कि हमें किसी गांव का विकास करना है, किसी शहर का विकास करना है या किसी देश का विकास करना है, तो उसकी सड़कें, यातायात के जितने माध्यम हैं उन पर फोकस्ड होना चाहिए, और वो है भी। सरकार जिस तरह से विकसित हुआ है भारत में, पिछले 10 सालों का ब्यौरा दे रही थी वित्त मंत्री जी, उससे समझ भी आया। लेकिन क्या ये हो सकता था? क्योंकि लोगों की उम्मीद है ये। देखिए, जहाँ तक बात है कि जनता तो चाहती है कि किस तरह से उनको टैक्स में रिबेट मिले। और अगर आप ये देखेंगे साल के आंकड़े भी अगर आप देखेंगे, जो भी इनकम टैक्स जो कलेक्शन हुआ है जी। वो इवन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हुआ है। तो जो क्लियर कट हर एक एक जनता, नॉर्मल लोगों की आकांक्षाएं थी कि जरूर जो है सरकार कुछ टैक्स स्लैब में चेंज करेगी, कुछ ज्यादा पैसा जो है लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हाथ में देगी, हम्म। जिससे वो कुछ सेव कर सकें या कुछ जो है कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर जो है उसको कुछ खर्च करने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे उनकी जेब में है। बट नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो अगले जो फुल फ्लैश बजट आएगा उसमें कुछ स्लैब चेंज होंगे, कुछ गवर्नमेंट उसमें जो है टैक्स रिफॉर्म करेगी इंडिविजुअल लेवल पर। ये मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी। देखिए राजेंद्र जी, जब पॉलिटिकल लोगों से पूछा जाएगा, विपक्ष से पूछा जाएगा, तो वो बोलेंगे कि बजट में कुछ नहीं है, सबसे ख़राब बजट है। जब जो सत्ता में है उनसे पूछा जाएगा तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, इससे बेहतर तो कुछ था ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऐतिहासिक बजट है। लेकिन एक अर्थशास्त्री की नज़र से देश में कई तरह की चर्चा है इन दिनों। महंगाई को लेकर चर्चा है, बेरोज़गारी को लेकर चर्चा है, और ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति बाकी देशों से कहीं बेहतर हुई है। राजेंद्र बिष्ट जी किस तरह देख रहे हैं कि वाकई में आर्थिक परेशानियां जितना विपक्ष कहता है या देश नहीं समझ रहा है उतनी हैं, या बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? आपका आकलन, आपका गुणाभाग क्या कहता है? जहां तक बात है, जब कोविड, पोस्ट कोविड लेवल पे बात करते हैं हम लोग, उस टाइम पे आप ये देखिए कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी और किसी तरीके से हमें होप नहीं था कि किस तरह हम रिकवर कर पाएंगे। लेकिन आज के जो अगर आप डाटा से देखें कि जो मदर ऑफ इकोनॉमी है अमेरिका, वो भी 2.4% की जीडीपी से ग्रो कर रहा है, जबकि उसके बावजूद हम लोग 6.7 से लेकर और जो हमारा लक्ष्य है
7 प्लस में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इन सब परेशानियों के बावजूद हम इन सब चीज़ों से निकल पाए हैं और एक जो है किसी तरह से इन अपने अपने भारतवर्ष को की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि अगर हम जिस तरह से हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आ रहा है, हुँ, जिस तरह से जो है चीज़ें जो है एक सिंप्लीफिकेशंस हो रही हैं, लोग उसको समझ रहे हैं और इकोनॉमी में जिस तरह का जो है डेवलपमेंट हो रहा है हर लेवल पे, तो वो कहीं न कहीं डायरेक्शनल ये है कि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएँ। हम नेक्स्ट ऑर्बिट में चले गए हैं। जिस तरह से लोगों की जो है अगर आप बात करें एवरेज इनकम की, जी, एवरेज इनकम में भी जो है डबल का डबल हो गई है और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काम हो रहा है, जी। जिस तरह हाउसिंग सेक्टर पे काम हो रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए देखिए इसको 2 तरीके से हम इसको समझते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे सपोज़ किसी एक आदमी को इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाए 100 यूनिट तक, 200 जी, यूनिट तक है। जी, जी। लेकिन पीएम ने उसको दूसरे तरीके से लिया। पीएम ने क्या कहा कि हम 1 करोड़ घरों में जो है सोलर हुँ, एनर्जी सोलर लगाएँगे। सोलर एनर्जी, उसमें राइट। जो भी अगर आप ये देखें जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंस्टॉलेशन करेंगे, कहीं न कहीं जो है इनकम बढ़ेगी। हुँ, उसमें जो भी है 300 यूनिट तक वो जो है उस परिवार को फ्री यूनिट देंगे, तो ये अपने आप में एक तरह से किसी से सेविंग है 300 यूनिट की। फिर वो जितना एक्स्ट्रा बिजली उसे बनाएँगे, वो ग्रिड में जाएगी और उनको उसमें फ़ायदा होगा। तो आप समझ लीजिए इसका जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है, वो बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है। तो और जहाँ तक कैपेक्स की बात करते हैं, सरकार ने 11 लाख करोड़, है जी, ना? जी, कि आप समझ लो उसका कैपेक्स प्लान करा है जी। 11.11 लाख करोड़ का, यस, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसका मल्टीप्लायर जो इफ़ेक्ट आएगा, जो इसका ग्रोथ रेट है, वो 8 टू 10 टाइम्स होता है। तो मुझे जो लगता है, ये बजट अपने आप में बहुत इंक्लूसिव है और बजट जो है हर सेक्टर को जो है टच कर रहा है और ये इकोनॉमी को भी जो है इम्पीटस देगा अगर जिस रेट पे ग्रोथ है, जिस रेट पे हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, जिस रेट पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट में बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में बढ़ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस सभी जगह से बहुत अच्छी हमें जो है आंकड़े मिल रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आपने डिटेल से इसको समझाया, वाक़ई जो लोगों के मन में सवाल होता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ धर्म के नाम पर या दूसरी चीज़ों में हम लोगों को इन्वॉल्व करके देश बढ़ नहीं रहा है, देश में सिर्फ़ महँगाई बढ़ रही है क्योंकि ऊपर-ऊपर देखते हैं और इतनी बारीकी से समझ नहीं होती राजन जी, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। एक सवाल और आपसे ज़रूर करूँगी, ये कहा गया इस बजट स्पीच में कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आर यू एग्री विद दिस पॉइंट? देखिए, मैं आपको बात करता हूँ कि आप गरीबी से एक सैंपल डाटा हम सैंपल डाटा क्या है कि हम लोगों के घरों में जाते हैं आज के समय में। हुँ, अगर आप ये देखें कि एक बजट ये 28% महिलाएँ जो हैं काम में जुड़ी हैं। तो ये काम जो है क्या कहते हैं आप जो है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में भी है और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में। एक फैमिली में अगर एक मेल काम करता है, उसके साथ-साथ अगर उसका 28% अगर उसमें जो है हमें समझते हैं कि 5 महिलाएँ हैं, एक जी। महिला अगर काम करना शुरू करती है, तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है। तो कहीं न कहीं जो है एक फैमिली में 2-3 लोग कमाना शुरू करते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ती है। उनका जीवन स्तर कहीं बढ़ता है, तो ये डाटा शो कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और आप ये समझ लीजिए जिस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, आज मोबाइल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर हुँ, की बात करते हुँ, हैं, हुँ। उसमें जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, तो अगर जी, आप वहाँ पे देखेंगे, तो काफ़ी महिलाएँ जो है उसमें काम कर रही हैं। तो वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जो है एक इनकम स्लैब को बढ़ाते हैं और वो उस गरीबी रेखा से ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। तो ठीक। ये अनऑर्गनाइज़ सेक्टर है, चाहे ऑर्गनाइज़ है, दोनों में इसका इम्पैक्ट आया और वो डाटा हमें इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबको सरकारी नौकरी मिलना तो संभव नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि विकासोन्मुखी ये बजट है और सस्टेनेबल जो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। तो इसको ये कहा जा सकता है कि रोज़गार के अवसर भी सृजन होंगे और कुछ महीनों के लिए नहीं, ये लंबे समय के लिए होंगे, क्योंकि वैसे भी 2047 तक का तो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर आप ये देखें कि अभी जो हमारा जिस तरह की हमारी जीडीपी है, जिस तरह के 3.4 ट्रिलियन डॉलर पे है और जब हम उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारी जीडीपी जो है 6-7% से 7% के ऊपर आएगी और इन्फ्लेशन है, हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं, 11-12% की ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये ग्रोथ तो आनी आनी है।
तो अगर इस रेट 12% से अगर हम बढ़ते हैं, हमारी नॉर्मल जीडीपी होती है, तो हम ये सोचते हैं 3 साल में ये करीबन-करीब 3 या 4 साल में ये डबल होने के चांसेस है। हुँ, और जब ये डबल होगी तो इनकम भी आपकी 3 गुना होगी। आप इसका उदाहरण चाइना से ले सकते हैं। चाइना ने जब रिफ़ॉर्म किया था, जी, तो 1992 में यही स्थिति जो है, जो चाइना की थी, वो भारतवर्ष की थी। और हम लोग भी उसी रेट पे बढ़ रहे हैं और हमारी जो जीडीपी है, वो कहीं न कहीं उसी रफ़्तार से आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर अगले 4-5 सालों में 7% से प्लस में अगर हम ग्रो करते हैं, तो ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था जो है, वो हम नंबर 3, नंबर 4 पे आ ही जाएँगे। ठीक है। राजन जी, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होता है, एक आम नागरिक होने के नाते भारत के, मेरा भी ये सवाल है आपसे, महँगाई कम होगी? अभी नहीं, ये इंटरिम बजट था, लेकिन आने वाले वक़्त में ये उम्मीद करें, जुलाई में जो है पूर्ण बजट पेश करेगी सरकार जब? देखिए, महँगाई की जो बात है, महँगाई के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये बात अर्थव्यवस्था में एक अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि अगर आपको ग्रो करना है, हुँ, हुँ, तो आपको खर्च करना है। खर्च करना है। आपको जो है जब डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने के साथ-साथ क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये देखें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से जो है स्टेबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इन्होंने घटाए नहीं। जी। अब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले साइकिल में घटना शुरू होगा, तो लोगों पे ज़्यादातर हाउसिंग सेक्टर में लोन मिलेंगे। जब लोन से लोग उसको जो है घर बनाएँगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हुँ, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, किस-किस सेक्टर में बढ़ेगा। लेकिन किस तरह आप इन्फ्लेशन को जो है 5% पे 4.5-5% पे कंटेन करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो और उसके साथ-साथ ग्रोथ का इम्पीटस आपको बढ़ाना है, उस दोनों चीज़ को बैलेंसिंग एक्ट में करना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि अर्थव्यवस्था में अगर तेज़ी चाहिए, तो इन्फ्लेशन तो उसका पार्ट है। यूएस में आप देखिए यूएस में कितना इन्फ्लेशन है, लेकिन आज की डेट में भी पोस्ट कोविड इतने सब होने के बावजूद वहाँ की जो है इकोनॉमी बम्पर है और आप उससे ये समझ लीजिए कि आज भी समझ में आप देखिए यूएस में जो है ग्रोथ कितनी है। हुँ, इतने हुँ, सब होने के हुँ, बावजूद जबकि हुँ। वहाँ पे इन्फ्लेशन के अलावा इंटरेस्ट रेट इस समय जी, पीक है, हुँ। पिछले 30 सालों 40 सालों के जी, पीक पे हैं। जी, तो ये जी। सब चीज़ें तो एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी होता है बट हम किस तरह से जो है उसको कर्टेल करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, वो सरकारों पे डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल। और निर्मला सीतारमण जी काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिख रही थी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और जब कहते हैं शुरू में कि बजट कौन से साल से कब तक है, तो उन्होंने शुरुआत ऐसे की राजेंद्र दी, 2024-2025। तो वाक़ई इससे समझा जा सकता है कि फुल कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट भी कि हाँ, एक बार फिर से वो रिपीट हो रहे हैं। और ये ट्रेलर है, अंतरिम बजट इसे इस तरह देखा जा सकता है, पिक्चर अभी बाकी है। ये समझने और बेहतर तरीके से समझने की हमारी कोशिश थी। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े थे, अर्थशास्त्री। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, वक्त साझा करने के लिए। आने